नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस है क्या? देखिए, जैसे कि नाम है ब्लैक फंगस, कि काली फंगस होगी, नहीं, फंगस वाइट है। और जो टिश्यू की डिजनरेशन होता है वो उसकी वजह से जो शरीर का हिस्सा वो ब्लैक हो जाता है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। फंगस क्या है? जिसे साधारण भाषा में मोल्ड्स भी कह देते हैं। और जब ये शरीर में फैलती है और इसके प्रकोप के फलस्वरूप जो बीमारी होती है उसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। और इसके द्वारा बीमारी फैलती है, फंगस के द्वारा। और ये फैलती कब है? जब धूल, सड़े गले पत्ते, लकड़ी, फर्नीचर या नष्ट होते हुए ऑर्गेनिक पदार्थों के संपर्क में मनुष्य आता है तो ये बीमारी जो है ट्रांसफर हो जाती है। ये ध्यान से समझ लीजिए कि ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में कोरोना की तरह नहीं जाती है। और ये होती कब है? जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जैसे आपका शरीर की क्षमता कम हो गई है, आपका शरीर नष्ट होने लगा है या शरीर नष्ट हो चुका है, उसके उपरांत ये बीमारी पाई जाती है। और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कब होगी? जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में, कैंसर में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद खून में सफेद रक्त कोशिकाएं, जिनको व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी कहते हैं, न्यूट्रोपीनिया। ये कब भी होती है? जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तब भी कम हो जाती है। बेड सोर के बाद होती है। ये कम वजन वाले बच्चे जिनकी इम्यून पावर कम होती है उनमें हो जाती है। और आजकल कब है? जब आप अधिक मात्रा में अधिक समय तक स्टेरॉइड्स का सेवन ले लेते हैं तो इस फंगस की के लगने की प्रकोप की संभावना रहती है। आज जो ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस का संक्रमण हो रहा है वो अधिकांशतः सांस के द्वारा, साइनस के द्वारा, नाक या फेफड़ों में हो रहा है। इसके स्पोर आंखों, चेहरे तथा मस्तिष्क को भी प्रभावित करते हैं। और ये त्वचा द्वारा भी संक्रमित हो सकता है। जब साइनस में होगा ना तो क्या होगा? आपको बुखार होगा, साइनस के एरिया में, और सर में दर्द होगा। और जब फेफड़ों में होगा तो खांसी और बुखार का उत्पन्न होगा। एक बात और समझ लें, जब चेहरे और नाक पर सूजन आएगी, काले रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाएंगे, तालू पे काले रंग के धब्बे आ जाएंगे और छूने पर दर्द और गर्मी का एहसास होगा। अगर समय रहते ही इसका इलाज न किया जाए तो बीमारी बड़ी तेजी से पूरे शरीर में फैल सकती है। इसके उपचार में औषधियों के अतिरिक्त शरीर का जितना भाग प्रभावित हुआ है उसको निकाल देना, डिब्राइमेंट करना ही इलाज है। ये कितनी तरह की होती है? राइनोसेरेब्रल, यानी कि जो नाक में होके दिमाग तक जाती है। दूसरा पल्मोनरी, ये जो है कैंसर, अवयव प्रत्यारोपण और स्टेम थेरेपी के बाद होती है अक्सर, और फेफड़ों को अफेक्ट करती है। तीसरी होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, अधिकतर बच्चों में पाई जाती है और आंतों को असर करती है। चौथी होती है कुटेनियस, यानी कि चर्म रोग। पांचवी होती है डिसेमिनेटेड, जो सबसे खराब है, पूरे शरीर में रक्त के द्वारा फैलती है और सबसे ज्यादा घातक है। तो कब असर करेगी? जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। और हमें क्या करना पड़ेगा? जो आजकल फैली हुई है, मास्क का उपयोग दोबारा करना पड़ेगा। आप देखते हैं ना, जो किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं या ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं वो सामान्यतः बहुत दिनों तक मास्क लगाए घूमते रहते हैं। तो ये वही है कि आपको आज भी अगर आपको डायबिटीज है, आपकी इम्यून पावर कम है, आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिए हैं, तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। और ये होती कब है, कहाँ से होती है? जो पुराने नमी वाले खंडर है, इमारत है, पुराने बाग है, आपकी स्टोर रूम है, तो आपको क्या क्या करना है? कूलर का प्रयोग नहीं करना है। बाग में या धूल धक्कड़ पुराने कबाड़ में काम करते समय मास्क पहनना है, दस्ताने पहनना है, ऊंचे जूते पहनने हैं, पूरी बाहों की कमीज पैंट पहन करके पूरे शरीर को बचाकर रखना है। और काम से हटने के बाद साबुन से अच्छे से स्नान करना है। और अगर आप पोस्ट कोविड है या आपकी इम्यून पावर कम है तो आपको क्या करना है? एसी का प्रयोग नहीं करना है, कमरे को हवादार रखना है, कूलर का तो करना ही नहीं है। और अगर फिर भी आपका मन कर रहा है तो एसी का जो पैड है वो साफ कराएं, जो कूलर का वेंट है उनको आप अच्छे से साफ कराएं। और मैं कहूंगा, जान है तो जहान है, कुछ दिन इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात, सिगरेट,
शराब, अधिक शारीरिक श्रम, अव्यवस्थित भोजन, खून की कमी से संक्रमण बढ़ता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, इन सबको ना करें। ये घातक बीमारी है और इसका इलाज मैंने बताया कि डिब्राइटमेंट है। इसमें एम्फोटेरेसिन बी, पोसाकोनाजोल, आइसोबिकोनाजोल दी जाती है। आज मार्केट से गायब है और बहुत महंगी है, बहुत लंबे समय तक देनी पड़ती है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहूंगा, भारी शरीर वाले, डायबिटीज वाले हमेशा ध्यान रखें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। साथ साथ भ्रामरी प्राणायाम से और समुचित व्यायाम से इसमें लाभ होता है। होने से पहले अगर आप करेंगे, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड एंटी फंगल भी है, एंटीवायरल है तो कोरोना में काम करेगी, एंटी फंगल है तो इसमें भी काम करेगी, परंतु ये प्रिवेंटिव काम करेगी, ये एडजुवेंट थेरेपी की तरह ली जाएगी। डाइट का भी रोल है, गाजर है, चकोतरा है, पपीता है, लाल अंगूर है, ब्रोकोली है और पत्ता गोभी है, खीरा है, पंपकिन है, कद्दू और विशेष तौर पर चुकंदर, पालक, अजवाइन एंड सौंफ बहुत अच्छा काम करते हैं, आपके नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल को बढ़ाते हैं। और आज नाइट्रिक ऑक्साइड सिद्ध हो चुका है, प्रूव हो चुका है कि ये आपका कोरोना में काम करता है और ये जब आपकी बॉडी की इम्यून पावर को बढ़ाता है तो हर रोग में काम करता है। और जो सबसे लाभकारी बात है वो बताना चाहता हूं। पहले हमने क्या किया, हमने एयर प्योरीफायर लगाए। अब हमारी रोग की प्रतिरोधक क्षमता कम है तो हमें डीह्यूमिडिफायर लगाने पड़ेंगे, यानी कि जो अतिरिक्त नमी है वो खत्म कर देंगे तो फंगस ग्रो ही नहीं कर पाएगी। आपको एक बात विशेष रूप से समझनी है कि जो आज डराया जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर से ये आ रही है, ऐसा लगभग नहीं है। ये आ रही है आपके गंदे कूलर से, आपके गंदे एसी से जिसकी आपने सर्विस नहीं कराई है, आपका क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है और आपने डिह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। आइए अपने वातावरण को साफ रखें, अपने मन को साफ रखें और मेरी प्रिय भ्रामरी को एक बार करेंगे। ओम। अगर ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया है, आप भविष्य में भी मेरे प्रेजेंटेशन, वैज्ञानिक विश्लेषण चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।